हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। सीयूईटी का लेक्चर नंबर 2 मैं शुरू करने जा रहा हूं और आप इस चैनल पर एक लेक्चर पहले ही देख चुके हैं सीयूईटी 1, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे, आपको चार्ज के बारे में बताया था, कोलंबियन फोर्स के बारे में बताया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज में मैं आज दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये वीडियो कल ही डल जाती, बट ड्यू टू माइक प्रॉब्लम वॉइस नहीं आई वीडियो में और मुझे दोबारा से अब ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है, अदरवाइज ये कल शाम तक ही मैं आपको पहुंचा देता। राइट, तो मेरा नाम है नवनीत भंडारी और हम शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 2 सीयूईटी। अगर आपको डिटेल वीडियोस देखनी है तो आप मेरे पर्सनल चैनल क्वांटम एकेडमी जेई नीट पर जा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। वो भी हमारा ही चैनल है, लेकिन उसमें सारा कंटेंट डिटेल में डला हुआ है। ओके, तो आज हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चों होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी टेस्ट चार्ज व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और यू कैन से व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट नियर अ कंपैरेटिवली बिग चार्ज। अगर मान लो क्यू चार्ज का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा क्यू नोट चार्ज रख दूंगा। राइट, तो ये क्यू नोट चार्ज को ये किसी ना किसी फोर्स से रिपेल करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो आप डिफाइन कर सकते हो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट, जिसको मैं लिख सकता हूं कि क्यू नॉट, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बन जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगेन इट इज ऑलवेज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ई और आर के बीच में बच्चों, तो ग्राफ भी ऐसा होगा। राइट, आर को डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स वीक हो जाएगा उस चार्ज का। तो बिल्कुल 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 आसान से और बिल्कुल समझने लायक बात थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकता हूं या फिर क्यू इंटू ई भी लिख सकता हूं। तो यहां पर ना एक छोटा सा कंसेप्ट और आ जाता है बच्चों। सपोज अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है बच्चों वो है R। राइट, Q1 चार्ज से कितना दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, Q1 चार्ज से कितना दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो मैं वो दूरी को मान लेता हूं x। राइट, तो इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो लॉजिक ये कहता है, मान लो अगर ये 9 कूलम का चार्ज है और ये 16 कूलम का चार्ज है, 9 कूलम और 16 कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर। दे आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर। तो क्या होगा, देखो 9 कूलम से कितना दूर मैं मान लेता हूं x, 9 कूलम से कितना दूर मैं मान लेता हूं x, कितना दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो इसका मतलब होगा अंडर रूट Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो r। अगर इसको यहां पर आप प्लेस करते हो तो Q1 की जगह मुझे पुट करना था अंडर रूट 9, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 30 डिवाइड बाय 7। तो इस तरह से मुझे मेरी बात का आंसर मिल जाएगा। हमेशा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों, वो हमेशा वीक चार्ज के पास होगा और स्ट्रॉन्ग चार्ज से थोड़ा सा दूर होगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अच्छा तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाओ और मार्क इट इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों मैं बात करता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट की, तो अब हमको ये पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, आउटवर्ड, कुछ ऐसे। सो ये हमारा पैटर्न रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी क्यू चार्ज के लिए। क्लियर है बात अपने को। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये Q1 चार्ज है और एक और Q2 चार्ज है, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशंस में ले रहा हूं। इस इंफॉर्मेशन को देखकर बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये वाला जो फॉर्मेशन है ना, ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा निकल रही है, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होगा, स्पेसिंग कम। राइट बच्चों, तो जितनी स्पेसिंग कम उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज माना जाएगा, उतना बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। ये माइट भी हो सकता है 2 माइक्रोकूलम का हो, तो ये हो सकता है 4 माइक्रोकूलम का हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्जिंग आउट गिव्स अस आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। अगर थोड़ा सा और आगे चले बच्चों, इससे हम क्या होगा अगर मैं दो चार्ज को जिनका पोलैरिटी सेम है, दो पॉजिटिव चार्ज लेटर से, उनको आमने सामने रखता हूं। तो Q1 और Q2 को हमने आमने सामने रखा। अब देखो इससे मैं फील्ड लाइंस निकालूंगा और मैं एक कंडीशन ले रहा हूं अभी कि Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों के दोनों बराबर है।
तो Q1 से फील्ड लाइंस निकली ऐसे, Q2 से फील्ड लाइंस निकली ऐसे, तो Q1 से निकलने वाली फील्ड लाइंस यहां पर आकर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसे रिपेल, ऐसे रिपेल, इस तरह से रिपेल, ऐसे रिपेल, राइट, इस तरह से रिपेल, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट, और पैटर्न होगा कुछ ऐसा। अगर मैं दोनों के अंदर, मान लो इसके अंदर 2 कूलम और इसके अंदर मैं 10 कूलम चार्ज जोड़ दूं, मतलब इसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है ये वीक चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फील्ड लाइन थोड़ा दूर तक ट्रेवल कर पाएगी और यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट देगी। क्लियर है बात अपने को ये वाली। इसमें एक और चीज समझने लायक है बच्चों, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आमने सामने रख दूं, इसको डाइपोल बोलते हैं बेसिकली, राइट। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बच्चों आमने सामने रख देता हूं तो क्या होगा, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेगी बाहर की तरफ और नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी बाहर की तरफ लेकिन नेगेटिव में एंटर, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा पैटर्न, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, कुछ ऐसा, पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव से अंदर आती हुई फील्ड लाइंस। यहां पर जो चीज मैं देख पा रहा हूं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस लूप तो बना रही है, बट वो क्लोज लूप नहीं बना रही है। दे आर मेकिंग कॉन्टिन्यूअस लूप, नो डाउट, दे आर मेकिंग कॉन्टिन्यूअस लूप, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग एक्चुअली क्लोज लूप। तो क्लोज लूप क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो गई, उसके बाद देखो, है ना, सभी लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में खत्म हो रही है। अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सीयूटी के लिए कि भाई हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और वहां पर लिखा आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक क्लोज लूप, तो बात गलत हो जाएगी। ये बात मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्जेस हमारे नेचर में डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक प्लस चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, एक माइनस चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर क्लोज लूप नहीं है। लेकिन कभी भी पोल्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वहां पर कंडीशनिंग है कि अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कोई पॉजिटिव चार्ज को हमने किसी कंडक्टर की विसिनिटी के पास रख दिया या किसी कंडक्टर के सरफेस के पास रख दिया, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, समझने वाली बात। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो मैं बोलता हूं कि इससे फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे, लेकिन ये परपेंडिकुलरली कहां पर एंटर हो जाएगी, इस कंडक्टर के अंदर, और ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दिस विल बी योर पैटर्न, ये हमारा पैटर्न होगा अगर एक चार्ज को हम किसी कंडक्टर के सरफेस के पास रख दे। अब सामने वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस विल एंटर लाइक दिस, फाइन। लेकिन इसका एक रॉन्ग फॉर्मेशन दिखाता हूं। अगर मान लो ये आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ट्रू, तो ऐसा आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अगर ऐसा फॉर्मेशन आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों 90 डिग्री पर एंटर करती है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना, ये बहुत ही बारीक और इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे चलते हैं इनसे। इसके बाद बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसेप्ट आ सकता है कि मान लो कोई भी बॉल जिसका मास है m, लेकिन उस पर हमने कुछ चार्ज दे दिया, मास है m लेकिन उस पर चार्ज दे दिया क्या, अगर ये नीचे की तरफ गिर रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैं नीचे प्लेट को कितना ज्यादा पॉजिटिव कर दूं कि ये मिड एयर बैलेंस हो जाए, है ना। तो कंडीशनिंग फॉर बैलेंसिंग दिस बॉल इज कि आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दो, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर इसको आपने यहीं पर बैलेंस करना इस लाइन के ऊपर, तो उसकी कंडीशनिंग क्या होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बैलेंस mg डाउनवर्ड वेट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। किसके बराबर कर दिया भाई, ये mg के बराबर कर दिया। कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा mg बाई क्यू, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और अगर चाहो पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालूं कि ये इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस हो जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पूछ ले कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे कि 25 न्यूटन कूलम इनवर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बैलेंस हो जाए, उसके लिए कंडीशनिंग क्या है भाई कि आप
कि आप क्यू ई को किससे बैलेंस कर दो बच्चों, mg से, लेकिन क्यू ई को तो आप ne भी लिख सकते हो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आ जाएगा e, यहाँ पर mg, और अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो डेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैसा लगा भाई, कैसा लगा, बढ़िया है क्या नहीं है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सीयूटी के। देखो ये वीडियो का जो मेन मोटिव है सीयूटी और कहीं ना कहीं नीट भी आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको वो कंटेंट कराऊंगा जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर ही है, लेकिन हाँ उसको हमने पूरा निचोड़ना है अच्छे से, राइट। निचोड़ना इन द सेंस कि मुझे उन सभी पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है जो जो बनाए जा सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा और आगे चले बच्चों, इससे और अगर आगे हम चलते हैं, अगर मैं एक बार माइक देख लेता हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, 1 घंटा नॉन स्टॉप बोला था और माइक में फिर आवाज नहीं आई, ठीक है। अगर 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 मैं मान लो एक प्लेट को कर देता हूँ, नीचे वाली प्लेट को मान लो नेगेटिव, इसको ऐसे कैपेसिटर बोलते हैं, आप पढ़ोगे इसको भी, और खैर आपने पढ़ा ही होगा यार, क्योंकि आप +2 के एग्जाम देकर आए हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो मे बी। ओके, तो यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों वो मैं बना रहा हूं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ। और यहां पर कोई भी क्यू चार्ज है जिसको मैंने सामने की तरफ थ्रो किया, जैसे ही मैं सामने की तरफ थ्रो कर रहा हूं तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx। ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या है, vy, जो कि 0 है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो फेंका नहीं। अब इस पर कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, जिसकी वजह से ये पैराबोलिक मोशन फॉलो करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। और जब गिरा तो इसने हो सकता है x डिस्टेंस ऐसे कवर किया हो और y डिस्टेंस ऐसे कवर किया हो, ये x डिस्टेंस कवर किया और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, y। अब यहां पर एक सिंपल सा खेल है, देखो मैं लिख सकता हूं कि vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, मैं क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर uy की बात करी जाए बच्चों, uy तो क्या है, 0, क्योंकि इनिशियली तो हमने फेंका ही नहीं इसको ऊपर की तरफ, सिर्फ सामने की तरफ हमने वेलोसिटी दी थी। तो यानी कि vy मतलब किस वेलोसिटी से ये प्लेट को हिट करने वाला है वो निकाल रहा हूं मैं, किस वेलोसिटी से, किस डाउनवर्ड वेलोसिटी से प्लेट को हिट करने वाला। तो vy का वैल्यू क्या आ जाएगा, ay मल्टीप्लाई बाय t। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। आपको पता है कि यहाँ पर एकमात्र फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है क्या हुई, है ना, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ y एक्सिस में लग रहा है, तो y एक्सिस का फोर्स 0, जिसकी वजह से y एक्सिस में एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नॉन जीरो। नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। इसी तरह से ही x एक्सिस में लगने वाला फोर्स क्या है, 0, जिसकी वजह से x एक्सिस में एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो बच्चों क्यू ई को जब मैं एम ए से कंपेयर कर दूंगा, क्यू ई को एम ए से कंपेयर कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी क्यू ई बाय में एम। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम मल्टीप्लाई बाय टी। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने क्या वी वाई डिफाइन कर दिया। अगर मैं निकालना चाहूं डिस्प्लेसमेंट तो मैं लिख सकता हूं एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ये डिस्प्लेसमेंट में वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वाई यू वाई का मतलब 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो मैं अगर वैल्यू प्लेस करता हूं यहाँ पर हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, ए वाई का वैल्यू है क्यू ई बाय एम, अभी तो निकाला है, और टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना आ जाए कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक काम और कर सकते हैं हम। देखो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी, क्योंकि जितने टाइम में इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया उतना ही टाइम में इसने क्या वाई डिस्टेंस भी कवर किया होगा। तो टाइम तो सेम लगा दोनों के लिए। तो मैं अगर टाइम को डिफाइन करूँ तो टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स बाय वी, और इस टाइम को यहाँ पर पुट कर दो। तो इस तरह से जो y का वैल्यू है वो हो जाएगा हाफ क्यू ई बाय एम, और टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब आप ये देख पा रहे हो कि सारी टर्म्स जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, सभी के सभी टर्म्स कांस्टेंट है। तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से पता लग रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, एक्स स्क्वायर के, और हेंस इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक पाथ। अगर तुम यहाँ पर निकालना चाहते हो कि कितना वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो वर्क डन निकालना भी आसान है यार। देखो वर्क डन निकालना भी आसान है, वर्क डन भी निकाला जा सकता है। और
वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली नीचे की तरफ हुई है y। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो आई कैन राइट क्याउ ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर एंड आई कैन राइट क्याउ ई एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ ही फोर्स, नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है ना वर्टिकल एक्सिस में। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, क्याउ ई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है y, तो यही मेरा क्या आ जाएगा वर्क डन। अगर कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी, तो यही काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जा सकती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वर्टिकल एक्सिस में, तो अगर पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो तभी मैं क्या लिख सकता हूँ, वो कितनी होगी, क्याउ ई वाई। ओके फाइन। तो इस तरह से हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट भी समझा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा हमने डिटेल में ड्राइव ही कर दिया ये, अदरवाइज मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था। थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। तो ये सब करने के बाद अगर हम इसको और आगे लेकर चले, फिर कंसेप्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, बेसिकली इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। तो प्लस क्यू को अगर हम माइनस क्यू से सेपरेट कर दे, आई हैव सेपरेटेड प्लस क्यू विद माइनस क्यू, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 2a। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 2a। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की जो सेपरेशन है, प्लस क्यू और माइनस क्यू की जो सेपरेशन है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि HCl एक डाइपोल है, Na+Cl नेगेटिव एक डाइपोल है, K+Cl नेगेटिव एक डाइपोल है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे डाइपोल कंज्यूम भी करते हैं ना। तो अगर डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल के लिए सफिशिएंट डेफिनेशन है। हाँ, इसमें एक चीज पूछी जा सकती है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ आइडियल डाइपोल की बच्चों, तो आइडियल डाइपोल क्या होता है, जो बहुत छोटे साइज का होता है और इट्स डिस्टेंस इज नियरली जीरो, और बोल सकते हो कि जो हमारे पास चार्जेस है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। ओके, अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात करूं, देखो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों और ये प्लस क्यू चार्ज है, हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की, जो मुझे किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से। फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो इंटू 2a, बट ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a वेक्टर। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि जब भी आप डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसकी रोटेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है। क्लियर है। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है बच्चों, डाइपोल मूवमेंट की, पी वेक्टर। क्लियर है। हमेशा डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दे आर ऑलवेज इन अपोजिट फेज। ओके, अगर हम यहां पर बात करें कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो बिल्कुल सेंटर में से पास कर रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे एक्सिस में से पास कर रही है, भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और जो ये वाला पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्वाटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पॉइंट। क्या बात क्लियर है अपने को ये वाली। ओके, एक्सियल पॉइंट के लिए इस लाइन का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इस बात को ध्यान से देखना, और इसके लिए एंगल बन रहा है 0 डिग्री। मैं आपको एक जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन देता हूं, फिर सारे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम निकाल पाएंगे, फिर बहुत आसान बात। देखो बहुत बढ़िया, अगर मैं बोलता हूं ये प्लस क्यू और मैं बोलता हूं कि यहां पर क्या है, माइनस क्यू, कोई भी हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया यहां पर, सच दैट की डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये है, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये क्या है, पी वेक्टर। अगर ये पी वेक्टर है और ये थीटा है बच्चों, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, है ना। पी वेक्टर तो पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा। इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगूं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, ड्राइव कर सकते हैं इसको आप। डिटेल वीडियो नहीं है, ये वन शॉट है, तो इसलिए आपको ये डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं, और ना हमारे काम की अभी फिलहाल CUT के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो ये P पॉइंट है या A पॉइंट है, तो फॉर्मूला होगा KP/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर तो मैं बात करता हूं एक्सियल पॉइंट की, एक्सियल पॉइंट के लिए ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 डिग्री, है ना। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो इसका मतलब
के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 4 और 4 का अंडर रूट 2, तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 2 kp बाय आर क्यूब। अगर मैं बात करता हूँ इक्वाटोरियल पॉइंट की, तो इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए मुझे थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पुट करोगे तो kp बाय आर क्यूब। तो इससे मुझे पता लगा किसी आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए 2 kp बाय आर क्यूब तो हो गया एक्सियल पॉइंट, और kp बाय आर क्यूब क्या हो गया इक्वाटोरियल पॉइंट। और अगर रेशो की बात करी जाए बच्चों, जो रेशो होता है एक्सियल और इक्वाटोरियल में, वो रेशो क्या आ जाएगा 2:1। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर एक और आपको एक नई बात बताता हूँ, देखो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला पॉइंट डेफिनेटली इक्वाटोरियल पॉइंट है, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी जो इनका रिजल्टेंट बनना था ना, रिजल्टेंट यहाँ पर आना था, और ये रिजल्टेंट कितना आना था 2e cos थीटा। ये तो हो गया इक्वाटोरियल पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इसी डाइपोल की इसी ओरिएंटेशन पे अगर मैं यहाँ पर निकालता तो प्लस क्यू क्योंकि इस पॉइंट के पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डोमिनेंस है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऐसे जाता। इससे मुझे ये पता लगता है कि एक सेम डाइपोल की ओरिएंटेशन के लिए एक्सियल और इक्वाटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है बच्चों 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओरिएंटेशन के लिए जो एक्सियल और इक्वाटोरियल में एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। क्या आपने कोई बात क्लियर हुई? तो डाइपोल का खेल था यार। डाइपोल में भी और भी बहुत कुछ है वैसे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो में वॉइस है या नहीं है, और फिर मैं इसको दोबारा से शूट करता हूँ अगले पार्ट में। तो भाई वॉइस तो इस बार बिल्कुल ओके राइट, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा हर 20-20 मिनट बाद। कल मेरे को पता है कि ये घंटे की वीडियो शूट करने के बाद जो मुझे दुख लगा यार सही में। चलो अब जब हम डाइपोल की बात कर ही रहे थे बच्चों, तो इसमें एक और चीज देखते हैं क्या होगा अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे। अच्छा कंसेप्ट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, ऐसा, ठीक है। और यहां पर हमने किसी डाइपोल को रख दिया, ये माइनस क्या और ये प्लस क्या, माइनस क्या हो रही है प्लस क्या, ठीक है। यहां पर क्या है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, यहां पर क्या है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और आप एक चीज नोटिस करो, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, तो इसको फोर्स जो लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, एफ वेक्टर। ये कहाँ लग रहा है भाई, आई कैप में लग रहा है। और इस माइनस क्यू को जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, एफ वेक्टर कहाँ पर लग रहा है, माइनस आई कैप में लग रहा है। क्लियर है बात? तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू ई माइनस क्यू ई, दैट इज 0। तो इस डाइपोल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है बच्चों वो तो है 0। डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स तो है 0, लेकिन नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि नेट टॉर्क भी 0 हो जाए, है ना। तो नेट टॉर्क तो 0 नहीं होगा। और नेट टॉर्क 0 क्यों नहीं होगा, उसके पीछे भी एक वजह है, बताता हूं अभी आपको। देखो अगर हम इस ओरिएंटेशन को यहां पर बनाए बच्चों, यहां पर है माइनस क्यू, ठीक है, और यहां पर है प्लस क्यू, तो ये फोर्स लग रहा है ऐसे और ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। ये जो सेपरेशन है ये क्या है 2a। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं ऐसे और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं ऐसे, दोनों की लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस से इट x। आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा बन रहा होगा। अगर इस x को निकालना चाहूं मैं, तो ये x को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाता है 2a sin थीटा। और यहां पर एक चीज को समझना, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं टॉर्क की डेफिनेशन की बात करूं तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आर एफ साइन थीटा विल ओनली मेक इट आर एफ। तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों यहां से क्या बन जाएगा आर एफ, जिसको आर को मैं क्या लिख सकता हूं 2a sin थीटा,
और फोर्स कितना लग रहा है, क्याउ इंटू ई। ये क्याउ और 2a, क्याउ और 2a मिलकर बना लेंगे डाइपोल मोमेंट, और यानी कि जो टॉर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, पीई साइन थीटा। राइट, यहां से मुझे एक बात और भी पता लग रही है कि ये थीटा को अगर मैं 90 डिग्री पुट कर दूं, थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूंगा, जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पीई। और अगर मैं थीटा को पुट कर देता हूं 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। थीटा को पुट कर देता हूं 180 डिग्री, तो टॉर्क तब भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जब भी आप डाइपोल को 0 डिग्री पर रखते हो या 180 डिग्री पर रखते हो बच्चों, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर एक और बात भी आती है, ये जो 0 डिग्री वाली बात है इसको बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मूवमेंट, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, और इसको मैं बोलता हूं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, इस माइनस क्यू को आउटवर्ड फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू को ऐसे फोर्स लगेगा, इस तरह से, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, और डायरेक्शन आ रही है ऐसे, फिर क्या होगा, ये हो गया पी वेक्टर। तो इस केस में क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, जब डाइपोल कंप्रेस हो जाएगा, मतलब कि दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टेबल और अनस्टेबल, सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आता है डाइपोल से रिलेटेड ही, कि अगर मान लो कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम मान लो इनिशियली वो पड़ा है ऐसे इस ओरिएंटेशन में, प्लस माइनस क्या हो प्लस क्या हो, इस ओरिएंटेशन में, और ये क्या है, मान लो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल इस ओरिएंटेशन में पड़ा है और यहां पर जो ये चीज है, ये एंगल है θ1, लेकिन डाइपोल को मैंने रोटेट कर दिया, डाइपोल को रोटेट कर दिया सच दैट कि उसका जो नया एंगल है वो θ2। कितना वर्क डन करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल के बारे में बताओ। तो यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं दे रहा हूं कि इस केस में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा W, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, PE cos θ। अगर मैं बोलता हूं कि यार चलो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने में, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने में, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये हो जाएगा cos θ। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पहला एंगल है तो मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस θ2 अनस्टेबल, मतलब कि हो जाएगा cos 180 डिग्री। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी PE cos 0 डिग्री का मतलब 1, cos 180 डिग्री का मतलब -1, तो ये हो जाएगा 2PE। कितना हो जाएगा, ये 2PE। अगर मैं इसका रिवर्स पूछ लेता कितना वर्क डन करना पड़ेगा अनस्टेबल से स्टेबल में जाने के लिए, तो वही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, -2PE। ठीक है, इसको आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, बट रिजल्ट यही रहेगा, इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और छोटा सा केस मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाए, डाइपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स 0, बट नॉन यूनिफॉर्म में तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको मैं ड्राइव कर देता हूं, बता देता हूं कि मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स वाई यहां से थोड़ा सा खुला खुला और यहां से थोड़ा सा नैरो है। मान लो ये डाइपोल का है प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल का है माइनस क्यू चार्ज, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस DE। डाइपोल की जो सेपरेशन है वो है dx। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्यू E प्लस DE तो उधर की तरफ लग रहा है, माइनस क्यू E इधर की तरफ लग रहा है। जब मैं सोल्व करूंगा तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा क्यू इंटू DE। लेकिन अगर मैं इस पूरे रिजल्ट को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं तो क्यू इंटू dx चार्ज इंटू सेपरेशन बन जाएगा डाइपोल मूवमेंट, और DE बाई dx
एज इट इज। तो बच्चों इस तरह से मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, इट विल बी डाइपोल मूवमेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स निकाल सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, की नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको और एक्सटेंड करते हैं। अब इसी पहले चैप्टर में और क्या कंसेप्ट निकाले जा सकते हैं, तो भाई हम सीधा फ्लक्स पे एंट्री मारते हैं। सभी को पता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो यार, मुझे कोई ज्यादा बढ़ाइयां मारने की तो आदत नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बोल रहा हूँ कि शायद ये जो वन शॉट वीडियोस मैं दूंगा आपको, इसमें आपको डिटेल कंटेंट मिलेगा। ऊपर से हवाई बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपको पता होगा कि कोई रिजल्ट कैसे आया, क्यों आया। बेशक मुझे एक चैप्टर की 3 वीडियोस क्यों ना बनानी पड़ जाए, लेकिन एंड में सीयूईटी वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है या करेगा जिसको डीप नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसको अच्छे से आता होगा। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपके आंसर्स करूं या आपके कोई डाउट्स है मैं उनको रिस्पॉन्ड करूं, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर एनबी सर ऑफिशियल के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो मुझे डीएम कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप छोटी सी वीडियो क्लिप बनाओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, मुझे वहां पर टैग करो, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट मी, और मैं आपके लिए इसी तरह से कंटेंट डालता ही रहूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अगर कोई प्लस क्या चार्ज है, यहां पर मैंने एक रिंग रख दी, तो कितनी फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली पास कर रही है, दैट विल डिफाइन बेसिकली फ्लक्स। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट पता होगा कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। सरफेस को अगर पोजीशन टिल्ट करूंगा तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट हो जाएगा। एरिया वेक्टर इज बेसिकली ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। यही रीजन है कि जब सरफेस पड़ा हो ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हो, तो मैं बोलता हूं कि इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि इस केस में एरिया वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो। अगर मैं एक्स और वाई प्लेन में बच्चों, मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, अगर मैं यहां पर एक सिलेंडर रख दूं और इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं वो दे दूं 10 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने 10 आई कैप, ओके। तो अगर ये सिलेंडर, तो जितना एरिया ये उतना ही एरिया ये, राइट। इस फेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा बच्चों, ए वेक्टर, और इस फेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा बच्चों, ए वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये होगा, ई वेक्टर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये होगा, ई वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री बन रही है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बन रही है। यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, ई ए कोस 0 डिग्री, जिसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों सिर्फ ई ए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आया बच्चों वो किसके बराबर आया, सिर्फ ई ए के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए कोस 180 डिग्री, और इस फ्लक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस ई ए, दैट इज प्लस ई ए, दैट इज माइनस ई ए। और अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूँ, इट इज नेट फ्लक्स नॉट नेट फ्लिक्स, तो ये हो जाएगा ई ए माइनस ई ए, तो ये हो जाएगा 0। तो जब भी किसी सिलेंडर को मैं एक्स एक्सिस पर लिटा दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मींस इट इज नॉट डिपेंडिंग, इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी, ओके। चलो आगे चलते हैं। उप्स, गिर गया, बड़ा ही गिरा हुआ पैर ने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे अगले पेज पर चल पड़ते हैं। देखो, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे बच्चों, फ्लक्स से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर। ऐसे कोई आपको क्यूब दे देंगे रखा हुआ, इस तरह से आपको कोई क्यूब बना हुआ दे देंगे और ऐसा बोलेंगे कि भाई क्यूब का जो ओरिजिन से दूरी है मान लो वो 2 मीटर है, इसका लेंथ भी कितना है, 2 मीटर, और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 10x आई कैप। 10x आई कैप का मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है इस बार। यानी कि अगर मैं इस फेस की बात करूं, ये वाला फेस कितना दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा 10, और x से लिखा हुआ यहाँ पर, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 40। यहाँ पर क्योंकि ये एक्स एक्सिस से, ये ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है,
तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर होगा 20। यहाँ का जो एरिया वेक्टर है वो ये एरिया वेक्टर यहाँ का, और यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो फ्लक्स किसके बराबर आएगा, ई ए कोस 0 डिग्री के। जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 40, एरिया कितना हो जाएगा 2 2 4, 40 इंटू 4 1। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 160। और यहाँ पर अगर मैं निकालूँ, यूनिट्स में नहीं लिख रहा, अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, यूनिट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, ई ए कोस 180 डिग्री, इट विल बी 20, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 20 ही है, ठीक है, 10 इंटू 2 20, क्योंकि देखो दूरी 2 है, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह तो 20 आएगा, और एरिया कितना होगा 4, और cos 180 का मतलब -1, तो भाई साहब ये हो जाएगा -80, दैट इज 160, दैट दिस इज -80। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स कितना हो जाएगा 80। क्लियर है? तो ऐसे केस में फ्लक्स नॉन जीरो मिलेगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर होता 10 आई कैप, अगर यहाँ होता 10 आई कैप, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिल जाता, जीरो मिल जाता। आई होप आपको ये फ्लक्स वाली बात समझ आई होगी। इसमें एक और चीज है जो डिटेल में समझने लायक है बच्चों, वो भी देख लो। मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 न्यूटन कूलम इनवर्स का, जो एरिया है इस प्लेट का वो है 2 मीटर स्क्वायर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फ्लक्स बताओ। एक चीज का ध्यान रखना, जो ई डॉट ए वेक्टर हम करते हैं दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो एरिया वेक्टर ये होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट, या फिर आप ऐसा बोल दो कि ई और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई ए बाय 2, 1/2 बेसिकली cos 60, इलेक्ट्रिक फील्ड है 40, एरिया है 2 डिवाइड बाय 2, भाई साहब ये आ जाएगा 40 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो इन बातों का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के साथ एंगल बना रहा है देन यू हैव टू टेक 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब इसके आगे, अब हमने फ्लक्स का कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन एक और चीज है जो फ्लक्स को बहुत खास बनाती है, वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि अगर मान लो कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है, कोई भी चार्ज अगर एनक्लोज्ड है किसी भी क्लोज सरफेस में, 3D सरफेस में, है ना, तो अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। मान लो ये छोटा सा एरिया डीए है, अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, बेसिक रूल तो ई डॉट ए ही है, लेकिन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना फील्ड लाइंस पास कर रही होगी परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस को, और ये रिजल्ट बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है हमारा फ्लक्स कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को बहुत आसान भी बना देता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये 2 कूलम चार्ज सरफेस 1, फिर मैं बोलता हूँ कि ये -3 कूलम चार्ज प्लस 5 कूलम चार्ज सरफेस 2, व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, सरफेस 2 से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो मैं बोलूंगा यार टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भाई इस सरफेस ने तो तीनों चार्ज ही एनक्लोज कर रखे हैं, तो -3 प्लस 2 प्लस 5, -3 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं। अगर मान लो मुझे फ्लक्स निकालना हो थ्रू S1, तो ये क्या हो जाएगा, S1 ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है 2 कूलम, तो इट विल बी 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बात अपने को क्लियर हुई? तो इस तरह से गॉस थ्योरम से बहुत ज्यादा मतलब आसान हो जाता है हमारे लिए चीजें कैलकुलेट करना। मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ इसके अंदर। देखो अगर मान लो सिचुएशन ऐसे आ जाए कि ये जो है यहां पर हमने कोई भी एक स्क्वायर का पीस लिया, स्क्वायर के ऊपर हमने यहां पर क्या चार्ज रख दिया,
अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस फेस, तो आप ऐसा बोलोगे अगर यहां पर क्यूब होता, अगर यहां पर क्यूब होता तो फ्लक्स किसके बराबर होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। और क्यूब के अंदर कितनी साइड्स होती है भाई साहब, 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक साइड के क्रॉस पूछ रहा हूं तो एक साइड देखो 6 फेसिस के लिए, 6 फेसिस के लिए फ्लक्स कितना है, 6 फेसिस के लिए फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के लिए कितना होगा, एक फेस के लिए होगा 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहां पर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है बात अपने को ये वाली। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलता कि यार मान लो ऐसी अरेंजमेंट है भाई, ऐसी कुछ, राइट, ये एक फेस है, ये कोई दूसरा फेस है, राइट, यहां पर कोई क्या चार्ज रखा, बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा। अगर मैं इसको क्यूब बना दूं कंस्ट्रक्शन करके गॉसियन सरफेस से, तो मैं बोलूंगा यार बहुत आसान, 6 फेस के लिए फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए कितना होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और 2 फेसेस के लिए कितना होगा बच्चों, 2 फेसेस के लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और हमको रिजल्ट्स मिल सकते हैं बहुत इजीली। फिर गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस आती थी बच्चों, वो 3 अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। अगर मैं 2 डाइपोल्स को इस तरह से प्लेस कर दूं और इनको एनक्लोज कर दूं, व्हाट विल बी नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इफ 2 डाइपोल्स आर इंसर्टेड। अब अगर 2 डाइपोल है, एक डाइपोल पर नेट चार्ज तो 0 होता है, और एक डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। अगर डाइपोल पर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू एनक्लोज तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। जितना फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी उतनी की उतनी फील्ड लाइंस बच्चों अंदर भी आ रही होगी। क्या बात अपने को क्लियर है ये वाली? ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। अब गॉस की फर्स्ट एप्लीकेशन ये है बच्चों कि अगर मान लो कोई हमारे पास स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इससे मैं यहां पर इस जगह पर मुझे क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि हाँ, इसको हम सीबीएसई में कैसे करते थे, ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते थे और इस वायर को हम एनक्लोज कर देते थे ऐसे, राइट। और फिर मैं बोलता था कि भाई यहां पर अगर ये दूरी r है तो इस r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, जहां पर इस लैम्डा का मतलब क्या होता है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। इस लैम्डा का मतलब क्या होगा बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस लैम्डा को मैं चाहूं तो क्यू बाय एल भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। लैम्डा को हम लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर एक क्वेश्चन आता होता है बच्चों कि अगर मान लो कि कोई पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ प्लॉट करो। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन पर है, तो मैं बोलूंगा इस पर लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सर्कुलर मोशन में इसको घुमा रहा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mv²/r। बट क्योंकि अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू में ई, क्यू की जगह ई आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर आया बच्चों, ये mv²/r के बराबर, है ना। और अगर मैं r से r कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा mv² इक्वल्स टू लैम्डा ई बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम क्या करो, 1/2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और किसके बराबर आ जाएगा ये, लैम्डा ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, के लैम्डा ई के। ये के का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो तो आप देख पा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बच्चों यहां पर
काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, अगर आप सीयूईटी की बात करो तो, और इवन तक की नीट की बात भी अगर करो। मान लो ये एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। देखो यार, मुझे क्वेश्चंस की वो पीडीएफ डालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं खुद से भी क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में पता नहीं कितने 100, कितने 95, कितने सारे बच्चों का आईआईटी, जेई मेंस, नीट, पता नहीं क्या क्या क्लियर करवा दिया हमने। तो क्वेश्चंस दिमाग में सारे के सारे छपे हुए हैं, अब ये रिवॉल्विंग वाला नहीं बनाना। हमने ये बनाना है कि मान लो किसी Q1, ऐसे समझो, मान लो ये पॉइंट है P जो R1 दूरी पर है, एक पॉइंट है Q जो R2 दूरी पर है। मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को Q से P की तरफ ले जाने में, कितना वर्क डन करना पड़ेगा Q से P की तरफ ले जाने में, मुझे ये बताना है। तो भाई इसको बताने का एक तरीका है। देखो, मैं ऐसा बोलता हूं कि जब मैं चार्ज को मूव करूंगा ना, क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बन जाएगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। अभी हमने देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ कैसे होगा, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि यार स्मॉल वर्क डन का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट FDR है ना। और अगर मैं सामने की तरफ लेकर आ रहा हूं चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, तो एक्चुअल में नेगेटिव वर्क डन माइनस FDR। तो DW फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है Q इंटू E, यहां पर है DR, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं हम। और R2 से R1 की तरफ आना है तो मैं लिख देता हूं R2 से R1। E को ओपन करते हैं, जब E को ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट, फिर आ जाएगा DR, इंटीग्रेशन, नेगेटिव बाहर। अब आपको पता है कि माइनस Q लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट, दीज ऑल आर कांस्टेंट वैल्यूज, और अंदर क्या बचता है, सिर्फ 1/r dr। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान। 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R1 R2। अब आपको पता है कि यार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा Q लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट, और अगर R की जगह हम अपर लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा ln R2 माइनस ln R1, राइट। और माइनस तो बाहर है ही। इसको अगर रीअरेंज करके लिखना चाहो तो ये लिखा जा सकता है Q लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट ln, माइनस अंदर जाएगा तो R1 ऊपर और R2 नीचे। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आगे चलते हैं गॉस की सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। गॉस की सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि भाई हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जो कि अगेन इनफाइनाइट लॉन्ग है, इस तरह से। तो किसी भी शीट की वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है। तो भाई इसका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल था, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और मजे की बात यह है कि शीट का रिजल्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मान लो ग्राफ आ जाए कभी, तो आप ग्राफ के नाम पर क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। डिस्टेंस जो मर्जी कर लो, देयर विल बी नो चेंज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी बच्चों, आसान बात बिल्कुल। यहाँ पर जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि भाई ऐसे शीट्स दे देंगे आपको। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा। मान लो ये है प्लस सिग्मा और ये है माइनस सिग्मा, कैपेसिटर की प्लेट वाला एग्जांपल है ना। तो ये माइनस 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 माइनस, ये उतना ही प्लस। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं यहां पर, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग लाइक दिस, नेगेटिव की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग लाइक दिस। पॉजिटिव से बाहर तो ये हो जाएगा E1, नेगेटिव से अंदर तो ये हो जाएगा E2। पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। पॉजिटिव की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्ट क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, और क्योंकि 180 डिग्री एंगल है तो माइनस, यानी कि बाहर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेम बात यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। और यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कैपेसिटर्स में यूज होगा जब मैं कैपेसिटर्स आपको कराऊंगा वन शॉट में। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी बच्चों। यहाँ पर बहुत आसान, राइट।
अगर मान लो यही केस कुछ ऐसा होता कि एक प्लेट है प्लस सिग्मा और दूसरी प्लेट भी क्या है प्लस सिग्मा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं बोलूंगा 0। यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? तो इस तरह से हम शीट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। इसमें लास्ट एप्लीकेशन जो है गोस की, जो लास्ट एप्लीकेशन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, होलो शेल। तो देखो होलो शेल का अगर मैं केस बनाऊं, मैं तो भूल गया यार कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है यार, मुझे पता लगा। 2D में देख लेते हैं इसको। मान लो हमारे पास ये शेल है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि शेल के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, P पॉइंट पर, और शेल क्या है पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज शेल की बात करें, इस पॉजिटिवली चार्ज शेल की बात करें अगर, तो पॉजिटिवली चार्ज शेल के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसने कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है, इसने 0 चार्ज एनक्लोज कर रखा है, जिसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, कहीं ना कहीं E A के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो किसी भी होलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये बात अपने को पता लग गई। हाँ, अगर मैं सरफेस की बात करता हूं, सरफेस पर अगर मैं बोलता हूं कि क्या वो एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर होता है किसी भी शेल के, कर्वी सरफेस, देखो इस पर सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैंने शीट ली थी, शीट के लिए कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके लिए कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं पॉइंट को दूर ले जाता हूं बच्चों, तो इसको अगर मैं पॉइंट को कट करते हुए एक सर्कल बनाता हूं यहाँ पर, राइट, और ये वाली दूरी मान लो r है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखना, Q divided by 4 pi small r square, because this r is greater than capital R, which is actual radius of this sphere or shell, you can say hollow sphere. तो Q by 4 pi r square divided by epsilon naught, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो मुझे जो कहानी समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है, इस ग्राफ के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं सेंटर से रेडियस की तरफ गया तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन हाँ सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया मुझे, मैक्सिमम, जिसका वैल्यू कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग अप टू आर स्क्वायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे वेरी करेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और उसके बाद ऐसे। तो ये है हमारे पास होलो शेल। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपका कंटेंट है सीयूईटी के लिए, जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करी। इन बिटवीन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि कोई न्यूट्रल एटम है, कोई न्यूट्रल एटम के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर होगा 0, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं होगा, तो फ्लक्स होगा 0। मान लो कोई भी सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट, अगर मैं इस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा और फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज बेसिकली मूव कर रहा है। चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर पहले थे उतने इलेक्ट्रॉन अब है, बस बैटरी तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रही है। बैटरी ने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पैदा कर दिया है, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल दिए। तो सर्किट को भी अगर मैं एनक्लोज करता हूं गॉसियन सरफेस में, तब भी फ्लक्स क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। तो इस तरह से मैंने पूरी कोशिश करी कि 2 लेक्चर में सीयूटी के लायक जो भी कंटेंट हो सकता था, जो भी शॉर्ट रिजल्ट्स हो सकते थे, इन 2 वीडियोस में कवर करवाई। ये थी वीडियो 2, इसी चैनल पर वीडियो 1 भी आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, और एक और वीडियो आएगी फिर उसमें मैं कैपेसिटर्स के बारे में आपको पूरी डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर इसी तरह से 2 वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 वीडियो में मैग्नेटिज्म, 2 वीडियो में ईएमआई, 2 वीडियो में एसी। तो हर एक चैप्टर का जो कंटेंट आएगा वो 2 से 3 वीडियोस का रहेगा, ताकि हम डिटेल में क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट भी करते जाए साथ साथ।
और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में ऐसे। वरना हम रिजल्ट्स को क्रैम नहीं कर सकते यार, रिजल्ट्स को क्रिएट कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ओवर। अगली वीडियो जल्दी मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन अगेन आपका साथ चाहिए, शेयरिंग कर दो यार जिसकी दबाकर, और इस पर टारगेट सेट करते, ज्यादा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ 500 लाइक्स यार, 500 लाइक कर दो, अगली वीडियो से टाइम आ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं नवनीत भंडारी आपसे विदा लेता हूं अभी, और मन लगाकर पढ़ाई करो, हर एक बच्चे का सिलेक्शन किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने सभी मंजिलों को पूरा कर सकते हो, ये मेरी बात को ध्यान रखना। हमारे को कोई भी आकर हमारी जेब में 1-2 करोड़ रुपए नहीं रख के जाएगा, हमको खुद से कमाने हैं, और हमको खुद से अच्छी राह पर चलकर एक अच्छी लाइफ हमने सेट करनी है, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है यार। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द से जल्द।